नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैंने साइंस में क्लास ली थी पदार्थ कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। हमने बताया पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। आज उसी के आगे हम बात करते हैं साइंस की ही क्लास में। अगर हमने पदार्थ के बारे में जाना है तो हमने बताया था पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिन कणों को नाम दिया गया परमाणु और अणु। दोस्तों, पदार्थ परमाणु और अणु से मिलकर के बना हुआ है, ये हमें पता चल गया। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो हमने बताया था स्टेप वाइज आपके साथ हम लगे रहेंगे। जो क्लास हम लेंगे उसके आगे का चैप्टर आपके बीच में फिर लेकर के आएंगे। मैं पदार्थ का चैप्टर लेकर के आया था, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात हो गई थी, अभी परमाणु और अणु के बारे में बात होनी है। तो दोस्तों, पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा केमिस्ट्री के ही चैप्टर में प्रतीक के बारे में कि प्रतीक क्या होते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री, दोस्तों मैं बता दूं, रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की विज्ञान है, विज्ञान की विज्ञान रसायन विज्ञान है। क्यों? क्योंकि हमको इसमें भौतिक अवस्थाएं पढ़नी है, रासायनिक अवस्थाएं पढ़नी है। भौतिक अवस्थाओं में क्या है, रासायनिक अवस्थाओं में क्या है, इसलिए हमने इसको कहा विज्ञान की भी विज्ञान है, रसायन विज्ञान। तो दोस्तों, बात करेंगे प्रतीक के बारे में। प्रतीक क्या होता है, बिल्कुल साधारण चलेंगे। अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं जितनी क्लास लूंगा, श्योर है आपके अंदर पूरी तरीके से क्लास तैयार हो जाएगी। दोस्तों, प्रतीक के बारे में क्या है, वैज्ञानिकों ने कहा, दार्शनिकों ने कहा कि रासायनिक तत्वों को पहचानने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो प्रतीक कहलाते हैं। बस इतना समझिएगा कि प्रतीक होते क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार रासायनिक तत्वों को पहचानने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो प्रतीक कहलाते हैं। एक बार मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि प्रतीक है क्या। आपने पढ़ा होगा कार्बन का प्रतीक C, नाइट्रोजन का प्रतीक N, सल्फर का प्रतीक S, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg। लेकिन ये प्रतीक है क्या? मैंने सिंपल सा आपसे डिफिनेशन की बात की है कि अगर कोई पूछ ले कि प्रतीक की परिभाषा क्या होती है, प्रतीक क्या होते हैं, प्रतीक की डिफिनेशन क्या होगी, तो मैं इन्हें इस पर बात की कि प्रतीक है क्या। तो दार्शनिकों के अनुसार, यानी रासायनिक तत्वों को पहचानने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो प्रतीक कहलाते हैं। दोस्तों, रासायनिक तत्वों को पहचानने के लिए रासायनिक तत्वों को पहचानने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह, ये दार्शनिकों के अनुसार है कि रासायनिक तत्वों को पहचानने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह, रासायनिक तत्वों को पहचानने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे वो प्रतीक कहलाते हैं। अब दोस्तों, प्रतीक की बात होगी, अब हमें ये समझना है कि प्रतीक की बात होगी और वैज्ञानिकों ने कहा क्या कि तत्व के नाम के पहले अक्षर को प्रतीक मान लिया जाएगा। रासायनिक तत्वों को पहचानने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह प्रतीक कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि तत्व के नाम के पहले अक्षर को प्रतीक मान लिया जाएगा। बिल्कुल मान लिया जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कार्बन प्रतीक C, नाइट्रोजन प्रतीक N। लेकिन इसके बाद एक समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या क्या उत्पन्न हो गई? मतभेद उत्पन्न हो गए। अगर किसी भी रासायनिक तत्व के नाम के पहले अक्षर को आप अगर प्रतीक मान रहे हैं तो फिर उसी नाम के और अक्षर भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। तो दोस्तों, फिर कैसे होगा? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि पहले अक्षर को छोड़ करके उसके बाद जितने भी उस नाम के आ जाएंगे उनमें 2 अक्षर को प्रतीक मान लिया जाएगा।
तो आप समझ गए होंगे इसीलिए प्रतीक में होता क्या है कि कुछ नाम में पहला अक्षर है और कुछ नाम में शुरुआत के 2 अक्षर है। क्योंकि अगर कार्बन का सी हो गया है तो हम कैल्शियम में सी नहीं लेंगे, सी और ए लेंगे, यानी वहां पर हमने प्रतीक क्या बना दिया है, प्रारंभ के 2 अक्षरों को बना दिया है। दोस्तों जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात कर ली जाए तो मैग्नीशियम का प्रतीक दोस्तों होता है Mg। मैग्नीज एक तत्व पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीज का प्रतीक इसीलिए लगाया गया है Mn। अब आपको हमने बताया कार्बन का C हो गया है इसीलिए क्लोरीन, यहां पर इसके 2 अक्षर ले लिए जाते हैं प्रतीक के रूप में और हो जाता है Cl। कैल्शियम हो जाता है मित्रों, कैल्शियम हो जाता है इसलिए इसके 2 अक्षर ले लिए जाते हैं, हो जाता है Ca। हमने बताया प्रतीक को बताया गया कि रासायनिक तत्व के नाम के पहले अक्षर को प्रतीक मान लेंगे, लेकिन अगर एक ही अक्षर के 2 नाम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, आगे शुरुआत प्रारंभ के 2 अक्षरों को प्रतीक मान लिया जाता है। अब देखिए ये तो बात हो गई प्रतीक की। अब परमाणु हमारे क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु क्या कहते हैं, जैसे कोई रासायनिक तत्व लिख दिया जाए प्रतीक के आगे, हम आपको परमाणु पहले तत्व बता देते हैं, समीकरण बता देते हैं। जैसे लिख दिया जाए H2SO4, मित्रों H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर H का मतलब क्या है, कौन सा प्रतीक है, हाइड्रोजन है। S का मतलब क्या है दोस्तों, सल्फर है। O का मतलब क्या है, कहेंगे सर ऑक्सीजन है। हमने पूछा दोस्तों H का मतलब क्या है, कहेंगे सर हाइड्रोजन है। S का मतलब क्या है, सल्फर है। O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन है। अब आप बताइए दोस्तों H के आगे लिखा हुआ है 2, यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की बात हो रही है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। हम पूछेंगे बेटा सल्फर कितने परमाणु हैं, सल्फर के नीचे लिखा हुआ है कुछ नहीं तो 1, कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के आगे लिखा हुआ है 4, तो कितने परमाणु है, 4 परमाणु है। समझ में आ गया होगा। मैंने लिख दिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यहां पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 4 परमाणु। और बात करते हैं, मैं लिखता हूं चीनी C12H22O11। अब आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है C12H22O11। अब C का मतलब क्या है, कार्बन है। C का मतलब क्या है, कार्बन है। परमाणुओं की बात की जाए कितने परमाणु है कार्बन, 12 परमाणु है। H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। परमाणुओं की बात की जाए कितने परमाणु है, 22 परमाणु है। O का मतलब क्या है, बोलेंगे सर ऑक्सीजन है। कितने परमाणु है मित्रों, 11 परमाणु। कोई समस्या है नहीं। H2SO4 H2 यानी हाइड्रोजन 2 परमाणु, S कुछ नहीं है, 1 है, 1 परमाणु, O4 ऑक्सीजन 4 परमाणु। इसी तरह चीनी की बात की, C12 कार्बन 12 परमाणु, H22 हाइड्रोजन 22 परमाणु, O11 ऑक्सीजन 11 परमाणु। अब हम बात करते हैं परमाणु और अणु है क्या। ये तो छोटी सी क्लास हो गई कि प्रतीक क्या है। प्रतीक के बाद हमने बता दिया परमाणु आप रासायनिक तत्वों में, रासायनिक सूत्रों में परमाणु कहां पे देख रहे हैं। अब देखते हैं परमाणु क्या है। परमाणु एकदम साधारण और एकदम सिंपल, बहुत आसानी से परिभाषा देते हुए चलेंगे कि परमाणु है क्या। देखिए पहले बिल्कुल हम हिस्ट्री पे आ जाते हैं, परमाणु की हिस्ट्री पे आ जाते हैं दोस्तों। 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा, याद रखिएगा 400 ईसा पूर्व भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा, ईसा पूर्व भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया। हिस्ट्री की बात करता हूं, पहले परमाणु की हिस्ट्री की बात करता हूं। आपको पहले मैं ये बताऊंगा कि परमाणु प्रस्तावित कहां से हुआ, किसने प्रस्तावित किया। तो मैं आपको बताए दे रहा हूं कि परमाणु क्या है, 400 ईसा पूर्व भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तावित किया गया। दोस्तों अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि परमाणु की खोज यानी परमाणु किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो आप बता देंगे सर 400 ईसा पूर्व भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा
प्रस्तावित किया गया। उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने देखा कि पदार्थ को लगातार विभाजित करते रहने पर पदार्थ का लगातार विभाजन किया गया, तो लास्ट में देखा एक ऐसा तत्व लास्ट में बच रहा है जिसको हम और विभाजित नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने उसका नाम दे दिया परमाणु। यानी पदार्थ का लगातार विभाजन के पश्चात एक ऐसा तत्व प्राप्त हुआ, लास्ट में एक ऐसा तत्व मिला जिसको हम विभाजित नहीं कर पाए, उसका उन्होंने नाम दे दिया परमाणु। परमाणु इंग्लिश में बोलते हैं एटम। अब देखिए दोस्तों, परमाणु शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? परमाणु बताया, अणु बताएंगे अभी, लेकिन परमाणु शब्द की उत्पत्ति कहां हुई? तो आप समझ लीजिए बेटा परमाणु शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। हम पूछेंगे कौन सी भाषा से हुई, बोलेंगे सर ग्रीक भाषा से हुई। परमाणु शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा किससे हुई है? किस शब्द से हुई है? वो है एटोमिन। किस शब्द से हुई बेटा? एटोमिन, और जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं कर सकते। बेटा आपको समझ में आ गया परमाणु क्या है? 400 ईसा पूर्व भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने किया क्या कि पदार्थ को बराबर विभाजित करते चले गए, विभाजन करते चले गए, लास्ट में एक ऐसा तत्व प्राप्त हुआ जिसको विभाजित नहीं कर पाए, और उसी का नाम उन्होंने दे दिया परमाणु। उसके बाद हमने बता दिया कि परमाणु शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई, एटमियन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। परमाणु की परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? ये तो हो गया कि परमाणु के उत्पत्ति। परमाणु की परिभाषा क्या कहती है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण। देखिएगा, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। देखिए बेटा, परमाणु होता क्या है? वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु वह कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु की परिभाषा क्या कहती है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने देखा कि परमाणु 3 कणों से मिलकर के बना है। वो कण हमारे कौन से हैं? वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने देखा 3 कणों से मिलकर के बना हुआ है, वो कण हमारे कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद बेटा बात आती है अणु की। ये तो आपको समझ में आ गया कि परमाणु क्या होता है। 400 ईसा पूर्व भारतीय यूनानी दार्शनिकों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और उन्होंने पदार्थ को बराबर विभाजित करते देखा, तो उन्होंने देखा कि लास्ट में एक ऐसा तत्व प्राप्त हुआ जिसको हम विभाजित नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने इसका नाम दे दिया परमाणु। फिर हमने बताया कि परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। लेकिन परमाणु वैज्ञानिकों ने अंत में देखा, दार्शनिकों ने लास्ट में देखा कि परमाणु भी 3 कणों से मिलकर के बना हुआ है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर हमने बात की परमाणु की परिभाषा की कि परमाणु कहता क्या है। तो परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। दोस्तों अणु क्या कहता है? पहले तो हम आपको बता दें, अणु क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के क्या बना होता है? अणु बना होता है। अणु क्या है? परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। लेकिन अणु की परिभाषा क्या कहती है? कि किसी पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। बस यही डिफरेंस है। परमाणु क्या कहता है? कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है।
अणु क्या कहता है कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। यही डिफरेंस है दोनों। देखें, अगर हम परमाणु और अणु में अंतर देखें दोस्तों, तो परमाणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और अणु क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये होगी। उसके बाद कह सकते हैं परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। इसको बोल सकते हैं परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है, परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। इसका बेटा कह सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं कि जैसे n है, उदाहरण एग्जांपल समझ लीजिए, n है तो n क्या है, नाइट्रोजन का एक परमाणु है। अगर केवल n लिखा हुआ है तो ये नाइट्रोजन का एक परमाणु है, नाइट्रोजन का एक परमाणु। लेकिन मित्रों अगर इसमें एग्जांपल दें और लिखा हो N2 तो N2 इसका मतलब नाइट्रोजन का एक अणु है। क्या है, नाइट्रोजन का एक अणु है। यहां से आपके मन का भ्रम पूरी तरीके से खत्म हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्या है। हमने बताया था किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है। यह एक अविभाज्य कण है, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। दार्शनिकों ने 400 ईसा पूर्व भारतीय और यूनानी दार्शनिकों ने इसको प्रस्तावित किया था। उसके बाद अणु के बारे में बताया कि किसी पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। फिर हमने डिफरेंस बता दिया कि परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। अणु क्या है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। दोस्तों परमाणु क्या है, ये अविभाज्य कण है, इसको अन्य कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अणु क्या है, परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अणु क्या है, एक से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। वो परमाणु एक ही प्रकार के हो सकते हैं या विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए हम उसको परमाणुओं में विभाजित कर सकते हैं। फिर हमने एग्जांपल दे दिया, परमाणु में अगर N लिख दिया जाए तो नाइट्रोजन का एक परमाणु होगा, लेकिन मित्रों अगर N2 लिख दिया जाए तो नाइट्रोजन का एक अणु होगा। दोस्तों ये आज की क्लास मेरी थी। प्रतीक पे पहले मैंने बताया, उसके बाद मैंने बताया परमाणु और अणु क्या है। इसके आगे मैं फिर चर्चा करूंगा, लेकिन अभी एक छोटा सा शॉर्ट देखे जाता हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों एकदम छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप याद कर सकते हैं, ईटा पर नाचे। छोटा सा तरीका याद करने का, ईटा पर नाचे। ईटा यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा? टॉमसन, जे टॉमसन, जे टॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन पा से मित्रों प्रोटॉन, खोज रा से मित्रों रदरफोर्ड, ना से मित्रों न्यूट्रॉन और चे से मित्रों चैडविक। रदरफोर्ड और कोल्डस्टीन का श्रेय था इसमें, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की याद करने का तरीका क्या है। ईटा पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जे टॉ से टॉमसन, जे टॉमसन, और पी से यानी पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड और ना से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक।
और आगे की क्लास में हम फिर मिलेंगे आपके साथ इसी जोश, इसी जज्बे और इसी ऊर्जा के साथ एक नई क्लास से मिलेंगे। क्लास हमारी होगी रासायनिक क्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक, उत्पाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।